जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीकेएम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, रोजाना की तरह आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं बीएसटीसी एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक बार इस क्लास को जरूर देखें और अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें? जवाई से काली सिंध व जवाई, माही व पार्वती, लूनी व चंबल, चंबल व गंभीरी। तो इसमें आपको क्या बताना है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सही क्रम है, यानी किस ऑप्शन में जो नदियां है वो केवल बंगाल की खाड़ी के अंदर ही जाती है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो एक तो काली सिंध होगी। काली सिंध के अलावा जवाई नदी की बात करें तो जवाई नदी जो है लूनी की सहायक नदी है, ये कहां पर? अरब सागर के अंदर जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी की बात करें तो माही व पार्वती। इसमें पार्वती नदी तो बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है, लेकिन माही नदी की बात करें तो माही नदी किसके अंदर जाती है? अरब सागर के अंदर जाती है। तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सी ऑप्शन की में देखिए तो लूनी व चंबल। लूनी नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो ये भी सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? हमारा कट जाएगा। लेकिन चंबल नदी क्या होती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है? चंबल व गंभीरी। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चंबल व गंभीरी नदी क्या होती है? हमारी बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है। तो दोनों नदियां सही हैं। दोनों कहाँ पर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है गंभीर नदी। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके अलावा एक नदी और है जो जिसका नाम क्या है? ये काली सिंध नदी। काली सिंध नदी भी किसके अंदर जाती है? हमारी बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है। चंबल व गंभीर नदी किसके अंदर जाती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहीद भील कालीबाई शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? यानी कालीबाई के बारे में बताना है। भील बालिका कालीबाई किस स्थान से संबंधित थी? रास्तापाल, सागवाड़ा, बिछीवाड़ा या फिर पुनवाड़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शहीद भील बालिका कालीबाई का संबंध कहां से था? तो रास्तापाल से। रास्तापाल डूंगरपुर। ओके, तो ये एक 13 वर्षीय बालिका थी जिन्होंने अपने शिक्षक को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। किसने? कालीबाई ने। ये एक भील बालिका थी। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि रास्तापाल हत्याकांड कब हुआ था? रास्तापाल हत्याकांड कब हुआ था? तो रास्तापाल हत्याकांड हुआ था आपका 19 जून 1947 को। कब हुआ था? 19 जून 1947 को जो है आपका रास्तापाल हत्याकांड हुआ था। ओके, इसमें एक नानाभाई खाट, सेंगाबाई और एक कालीबाई, ये 3 व्यक्ति क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। नानाबाई जो है एक विद्यालय चलाने वाले थे। इसके बाद सेंगाबाई एक शिक्षक थे और ये कौन थी? एक भील बालिका थी। ओके, तो इन तीनों की रास्तापाल हत्याकांड के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। ऑप्शन में क्या दे रखा हमें? कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट या फिर मीठालाल व्यास। तो साथियों बात करें सिरोही प्रजामंडल की, तो सिरोही प्रजामंडल के जो संस्थापक हो जाएंगे आपके जो राजस्थान की गांधी है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट। तो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक भी कौन हो जाएंगे? आपके गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ओके, अगर आपसे पूछ ले कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1939 के अंदर। कब की गई थी? 1939 के अंदर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और संस्थापक कौन है सिरोही प्रजामंडल के? तो गोकुल भाई भट्ट। इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा और राजस्थान का गांधी कहा जाता है
गोकुल भाई भट्ट को। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा को और राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? यहां पर शासन नहीं है, शासक। शासक है यानी राजा। जोधपुर राज्य का शासक नहीं था निम्नलिखित में से। इन चार ऑप्शनों में से बताना है जोधपुर राज्य का शासक कौन सा नहीं था। जसवंत सिंह, अनूप सिंह, अजीत सिंह या फिर मोटा राजा उदय सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 4 की राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनूप सिंह जो है जोधपुर राज्य के शासक नहीं थे। कहाँ के शासक नहीं थे? मारवाड़ के शासक नहीं थे। जोधपुर कह सकता हूं मैं, इसको मारवाड़ कह सकता हूँ। मारवाड़ के शासक कौन नहीं थे? अनूप सिंह नहीं थे। बाकी तीनों जसवंत सिंह, अजीत सिंह और मोटा राजा उदय सिंह, तीनों कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। अब इस अनूप सिंह की बात करें तो अनूप सिंह शासक थे बीकानेर की। कहाँ के? बीकानेर के शासक थे अनूप सिंह। अनूप सिंह के समय उस्ता कला आई थी बीकानेर के अंदर। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की के किस शासक ने नागदा को राजधानी बनाया था? मेवाड़ के किस शासक ने नागदा को राजधानी बनाया था? अल्लट ने, बप्पा रावल ने, जेत्र सिंह ने या फिर तेज सिंह ने? तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है मेवाड़ के किस शासक ने नागदा को राजधानी बनाया था। तो नागदा कहां पर है साथियों? नागदा वर्तमान में उदयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पर सास बहू का मंदिर स्थित है नागदा के अंदर। और इस नागदा को राजधानी बनाया था आपकी कालभोज ने। किसने बनाया था? कालभोज या फिर बप्पा रावल ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस बप्पा रावल का एक नाम और है कालभोज, इसे कालभोज के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मोठड़ा प्रसिद्ध है जयपुर का, बीकानेर का, जयपुर, सॉरी जयपुर दो दो आ गए इसके अंदर, जो जयपुर या फिर जोधपुर का। ओके, तो इन ऑप्शनों में से आपको बताना है मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन में क्या है हमारे पास? कोटा, अजमेर, कोटा, धौलपुर या फिर जोधपुर। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है कोटा के अंदर। कहां पर है? कोटा के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक है? अनूपगढ़ की, गंगानगर की, बीकानेर की या फिर जैसलमेर की? तो साथ ही बात करें राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले स्थित हैं। कौन कौन से? गंगानगर, अनूपगढ़, पहले अनूपगढ़, अब वर्तमान में 50 जिले हो गई है, अब अनूपगढ़ को शामिल कर लिया गया है। अनूपगढ़ के अलावा बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन 5 जिले आते हैं हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। तो पहले, सॉरी, तो अब इसमें क्या पूछ रहा आपसे कि सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला लगाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ? तो वो आपका हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर जिला जो है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक कौन सा जिला लगाता है राजस्थान का? तो जैसलमेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और वर्तमान में आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले स्थित हैं। पहले कौन कितने जिले आते थे? 4 जिले आते थे। ओके, लेकिन अब नया जिला एक अनूपगढ़ बना दिया गया है, तो अब अनूपगढ़ भी इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आता है। ओके, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? कपास, गेहूं, जौ या फिर चना? तो इसमें आपको बताना है राजस्थान की ऐसी कौन सी फसल है जो मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। साथियों, मावठ की बात करें तो मावठ किसे कहा जाता है? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। राजस्थान में
शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मावठ कहा जाता है। और इस मावठ से कौन सी फसल लाभान्वित नहीं होती? तो वो आपकी नहीं होती कपास की। कौन सी? कपास की नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों गेहूं, जौ, चना और सरसों, इसमें एक और फसल आती है सरसों, ये तीनों फसलें किससे लाभान्वित होती हैं? तो मावठ से लाभान्वित होती हैं। ओके, तो लेकिन कपास क्या होती है? ये नुकसानदायक होती है मावठ कपास की कृषि के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है पटवारी, सरपंच, उप सरपंच या फिर ग्राम सेवक? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत के सचिव की बात करें तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है ग्राम सेवक। कौन होता है? ग्राम सेवक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम सेवक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, हेमेटाइट या फिर बिटुमिनस? तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है। साथियों, कोयले के प्रकार की बात करें तो कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एक और आता है कौन सा? पीट। कौन सा? पीट। ये 4 प्रकार होते हैं कोयले के, जिसमें से आपका हेमेटाइट जो है कोयले का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हेमेटाइट एक लोहा एस का प्रकार है। लोहा अयस्क। लोहा एस भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडीराइट। ओके, ये कोई लोहा इसके प्रकार हैं और कोयले के भी कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। तो इसमें हेमेटाइट जो है कोयले का प्रकार नहीं है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला पाया जाता है राजस्थान के अंदर? तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। और इसकी एक प्रसिद्ध खान है कौन सी? पलाना। पलाना कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। जो लिग्नाइट कोयले की सर्वश्रेष्ठ खान है, लिग्नाइट कोयले की सर्वश्रेष्ठ खान कौन सी है? पलाना, बीकानेर के अंदर। ओके, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? 1841 ईस्वी के अंदर, 1941 में, 1890 ईस्वी के अंदर या फिर 1900 ईस्वी के अंदर? तो साथियों बात करें मेवाड़ भील कोर की स्थापना, तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी 1841 ईस्वी के अंदर। कब की गई थी? 1841 ईस्वी के अंदर मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय देव ने, पृथ्वीराज चौहान ने, राणा कुंभा ने या फिर सवाई जयसिंह ने? साथ ही बात करें तारागढ़ दुर्ग की, तारागढ़ जो है दुर्ग जो है बीठड़ी पहाड़ी पर, गठ बीठड़ी पहाड़ी पर, बीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था अजय देव ने। किसने करवाया था? अजय देव ने या फिर अजय राज चौहान ने? अजय राज चौहान ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजय राज चौहान ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? शाहपुरा के अंदर, नारायणा के अंदर, पुष्कर के अंदर या फिर सलेमाबाद के अंदर? तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी सलेमाबाद के अंदर। कहां पर है? सलेमाबाद के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वहीं आपसे पूछ ले कि अगर गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है, वो तो वो आपकी हो जाएगी डूंगरपुर। डूंगरपुर, बेणेश्वर, नवाटापुरा गांव के अंदर जो है किसकी प्रधान पीठ है? तो वो आपकी हो जाएगी गौड़ी संप्रदाय की प्रधान पीठ। सलेमाबाद कहां पर स्थित है? तो अजमेर के अंदर स्थित है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? तो सलेमाबाद के अंदर। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप पुरस्कार संबंधित हैं साहित्य से, खेलकूद से, पत्रकारिता से या फिर विज्ञान से? तो इसमें आपको बताना है जो महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है किससे संबंधित हैं?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेल कूद से संबंधित है। और ये जो प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था? तो लिम्बाराम, सॉरी लिम्बाराम को, एक लिम्बाराम एक व्यक्ति आते हैं, लिम्बाराम। इस लिम्बाराम के बारे में आपको ध्यान रखना है। इस लिम्बाराम को एक पुरस्कार दिया गया था, किससे संबंधित? तीरंदाजी के लिए। तीरंदाजी के लिए पुरस्कार दिया गया था लिम्बाराम को। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। महाराणा प्रताप पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेल कूद से संबंधित है। ओके, तो साथियों ये थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक बार इस क्लास को जरूर देखें और अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।